वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं एक डोमेन स्पेसिफिक चैप्टर की जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। तो जितने ही बच्चे पॉलिटिकल साइंस वाले हैं उनके लिए चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है जो कि है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इससे पूछा जा सकेगा। कई बार ऐसा हमने देखा है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका उन्होंने हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया, तो आपको उसको हेडक्वार्टर की फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ पर सिचुएटेड है। साथ ही साथ वो कब बना, उसका मेन टास्क क्या है, उसके चेयरमैन कौन है, कौन कौन उससे रिलेट करता है, ये सारी चीज़ें भी आपसे जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है, आज का जो हमारा छोटा सा लेक्चर होने वाला है, वो इसी को डेडिकेटेड है। तो अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी बॉडी है जो आपस में इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज़ को कोऑर्डिनेट करवाती है, साथ में जोड़ती है। अपने जो टास्क होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे हो चाहे इंडिविजुअल के बेटरमेंट के लिए हो, वो पूरा करवाती है। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो लगभग 250 से ज़्यादा ये इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, जबकि अगर आप देखें तो 6000 के आसपास नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है, पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे इसको थोड़ा सा अच्छे से समझें। अप्रॉक्सीमेटली 250 ये मतलब इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि नॉन गवर्नमेंटल 6000 हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे हमने कहा कि जितने भी नेशंस हैं वो मिलकर के कुछ ग्रुप बना सकते हैं। अब इसमें ग्रुप कितने बन रहे हैं, अब ज़रूरी थोड़ी है कि जैसे यूनाइटेड नेशन है उसमें सारे नेशंस आ गए लगभग। अब आपको सोचना ज़रूरी है कि ये जो नेशंस हैं ये केवल एक ही ग्रुप का पार्ट नहीं होंगे। कुछ एशियन कंट्रीज़ आपस में मिलकर ग्रुप बना लेगी, कुछ एक या दो कंट्रीज़ मिलकर के आपस में एक ग्रुप बना लेगी, या एक कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लेगी जो आगे चल करके इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त कर ले। तो ऐसे में जैसे G7 हो गया, G8 हो गया, या आपके सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, या फिर शार्क नेशंस हो गए, तो ये सारे जो हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली आपके छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये हैं अप्रॉक्स 250 के, और जो नॉन गवर्नमेंटल हैं वो हैं 6000 के आसपास। तो इनको थोड़ा सा याद रखें। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि ये कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को और उसके बाद में उसको मॉनिटराइज करते हैं, मतलब मॉनिटर करते हैं उसको, कौन सी जगह पर क्या हो रहा है, डेटाज किस तरह से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उसको एनालाइज भी करेंगे। दूसरा, जब भी कोई सर्विस होगी, जब भी कोई ऐसा मौका आएगा जब उनको मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मदद भी करेंगे, और जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बेटरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वर्ल्ड पीस के लिए हो, वो भी करेंगे। इसके अलावा कई बार बहुत सारे ऐसे जगह होती हैं जहाँ पे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में डील नहीं कर पाता, वहाँ पे ये एक तरीके से मीडिएटर का काम करते हैं, एक तरीके से उनको मौका देते हैं दैट यू कैन नेगोशिएट, तो वो काम भी यहाँ पर हो सकता है। एंड लास्ट, अगर कुछ ऐसे डिस्प्यूटेड हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे देखे जा रहे हैं तो उसको भी सॉर्ट आउट करने का काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे भारत पाकिस्तान का कश्मीर का मुद्दा हो तो इन्होंने अननेसेसरी उसमें अननेसेसरी तो नहीं, हमने वहाँ पर अपील करी तब जाके हुआ, बट ये उस तरह के मुद्दों को भी डील करते हैं। ठीक है, अभी हमने रिसेंटली देखा यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हुआ तो उसमें यूनाइटेड नेशन का भी पार्टिसिपेशन रहा, हालांकि कर कुछ नहीं पाए बट फिर भी रहा तो सही। ठीक है, तो ये आप याद रखें। आगे देखते हैं पर नेक्स्ट, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेंबर्स का नंबर है वो 3 मेंबर्स से स्टार्ट होता है और लगभग 185 मेंबर्स तक देखा जा सकता है। ठीक है, ये जितने भी इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑल सच ऑर्गेनाइजेशन आर हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 3 to 185 मेंबर्स इन ग्रुप। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ऊपर वाला जो मैंने आपको 250 मेंबर्स एंड 6000 मेंबर्स जो मैंने आपको बताया वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी तो थ्योरी वाला है। अब यहाँ पर ये जो अब मैं बताने वाला हूँ इसको थोड़ा सा आप अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। आईएमएफ क्या करता है? बेसिकली ये एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां आप किसी एक पर्टिकुलर करेंसी को ज़्यादा पावरफुल ना मानते हुए अपनी करेंसी को यूज़ कर सकते हो फॉर ट्रेड। ठीक है, तो ये एक तरीके का मीडिएटर होता है, मॉनिटर करता है ये फंड्स को। ठीक है, और इसके अंदर जो फंडिंग का राइट होता है, फंडिंग का जो एक एडवांसमेंट आप कह सकते हो, नया करेंसी कह सकते हो, वो होता है, मतलब उसको कहते हैं SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, SDR। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे डील होती है,
मेरे हिसाब से जान जाओगे, इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। इन सब का हेडक्वार्टर जरूर से प्लीज याद करके जाइएगा, स्पेशली जिस का मैं बता रहा हूं, और जो फेमस भी हैं। WTO का हेडक्वार्टर और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। मैक्सिमम हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर मिलेंगे आपको देखने का, ठीक है। तो जिनेवा के अंदर WTO और WHO का हेडक्वार्टर है। इसके बाद में ये भी इंपॉर्टेंट है, ILO बेसिकली जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेट करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जिनेवा के अंदर है। यूरोपियन यूनियन, याद करो जब आपने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद में कोल्ड वॉर जब पढ़ा तो ये सामने निकल के आया यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन का बेसिकली ऐसा कोई आप ये नहीं कह सकते कि कोई इंपॉर्टेंट काम होता है, बट याद करो 250 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें से पूरी यूरोप की कंट्रीज ने मिलकर के जब कोल्ड वॉर हुआ तो उस टाइम पर यूएस के साथ मिलकर के इस ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने क्रिएट किया था। हालांकि यूएस इसका पार्ट नहीं था, बट जो जर्मनी के, ये जैसे जर्मनी है तो जर्मनी का वेस्टर्न पार्ट जो था, वेस्टर्न पूरा का पूरा यूरोप यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था। आगे चल करके जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो ईस्टर्न यूरोप भी इसमें जुड़ गया। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर अगर आप देखेंगे तो वॉशिंगटन DC के अंदर है। ऐसे ही और भी कुछ हैं तो देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक भी थोड़ा आप याद रखें। इसके अलावा आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट लेट मी सी कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाटो मुझे लगता है इस बार आपसे इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, क्योंकि नाटो का एक बहुत बड़ा रोल रहा है अभी यूक्रेन और रशियन वॉर में। यूक्रेन चाह रहा था नाटो के साथ जुड़ना, बट रशिया नहीं चाह रहा था कि वो नाटो के साथ जुड़े। अब ये पूरा किस्सा क्यों हुआ है उसको अगर आपको जानना है, रशिया और यूक्रेन के बीच का वॉर क्यों हुआ था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो वाली वीडियो देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है। और इसके अलावा नाटो आप याद कर लेंगे। हाँ, UNDP बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। इसके अलावा यूनिसेफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ आपकी वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर के लिए न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन नहीं, अमेरिकन स्टेट, ये भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स जंप ओवर द नेक्स्ट। यूनेस्को मैंने बता दिया क्या, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए यूनेस्को साइट्स, एंड ये फ्रांस पेरिस के अंदर है। और हाँ, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल एविएशन के लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इसका कनाडा के अंदर है, ठीक है। फ्रांस, कनाडा, ये थोड़े से ऑर्गेनाइजेशन जो इंपॉर्टेंट बार बार हमारे सामने आते हैं पढ़ने के लिए, उनको आप याद रखना। ये सिविल एविएशन के लिए है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए है, और ऊपर हमने जो देखे उनका स्पेसिफिकली अपना अपना काम है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर आप फोटोग्राफ पे थोड़ा गौर करेंगे तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन के 4 पिलर यहाँ पर बताए गए हैं। अब इन 4 पिलर को तो एक बार देखना बनता है। देखो भाई, मेन 4 पिलर क्या है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्यों बन रहे हैं, आपका ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्टेंस में आया है। क्या आपको पीस मेंटेन करना है, सिक्योरिटी मेंटेन करना है, यस। ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करनी है, यस। अच्छा, ह्यूमन राइट से मुझे याद आया, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ इंटरनेशनल लेवल पर क्या ह्यूमन राइट के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, अगर बनाया हुआ है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू और रूल ऑफ लॉ, मतलब कोई मनमर्जी ना करे, हमेशा कानून के हिसाब से ही देश चलाया जाए। प्रिंसिपल क्या है इन ऑर्गन्स के, तो पहला ऑर्गन है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंटली समझना, ठीक है। पहला यहाँ पे जनरल असेंबली आ जाएगा, जनरल असेंबली के बाद सिक्योरिटी काउंसिल आ जाएगा, ये 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आ जाएगा, फिर सेक्रेटरीट आ जाएगा, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, अभी हम पढ़ेंगे इन सबको, ट्रस्टशिप काउंसिल्स, ठीक है। ये 6 बड़े इसके ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ये ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। अब यूनेस्को के बारे में बात करेंगे। मैंने फिर कहा इन ऑर्गन्स को हमें अच्छे से पढ़ना जरूरी है। यूनेस्को एजुकेशन के लिए, नेचुरल साइंस के लिए, सोशल एंड ह्यूमन साइंस के लिए, कल्चर के लिए, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन के लिए यूनेस्को रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा WHO की बात करें तो WHO क्या करता है, ऑब्वियसली अभी आपने कोविड के दौरान इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देखा होगा। WHO मॉनिटर करता है पब्लिक हेल्थ के रिस्क को और कैसे आप उनसे ओवरकम कर सकते हैं जिन प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया है। और लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, डेवलपमेंट करता है एक ऐसी सिचुएशन को जिसमें जो भी लेबर्स हैं दे कैन लिव देयर स्टैंडर्ड लाइफ, वो अपनी लाइफ को अच्छे से सस्टेन कर पाएँ और लाइवलीहुड वो गेन कर पाएँ, ठीक है। आ जाइए वापस से टॉपिक पर, सॉरी,
यहाँ से हमें देखना बनता है। यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन में जैसे देखो सबसे पहले कब शुरुआत हुई, तो 31 सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो सबसे पहले शुरुआत हुई तो वो 51 ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरुआत हुई। अगर ये टाइम ड्यूरेशन की हम बात करें तो 1945 का टाइम था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो उसी के साथ में ये यूनाइटेड नेशन का ग्रुप बन गया था। एक तरफ ये ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस हुआ और वहीं पर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो खत्म हुआ। इसके बाद से मेन मकसद यही था कि अभी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन हुई उसमें जो हमें इतना नुकसान हुआ वो इतना नुकसान दोबारा कभी ना हो। तो इन ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस तभी से हुआ कि इस तरह का नुकसान हमें झेलना ना पड़े फिर से। मेन मकसद तो यही था, जैसे आपने ऊपर ही देखा होगा, पीस एंड सिक्योरिटी, दिस वाज द बेसिक रीजन। तो ये एग्जिस्टेंस में आया था। इसका मान के चलें, इसका अगर हम एम देखेंगे तो वही है जैसे ऊपर अभी हम पढ़ के आए हैं कि मेंटेन करेंगे हम पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, फ्रेंडली रिलेशंस, डेवलपिंग द फ्रेंडली रिलेशंस एंड प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड द बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स टू एवरीवन, और हमेशा लोगों के बीच में हारमनी बनी रहे, ये मेन मकसद हमारा होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। यूनाइटेड नेशन इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज द मोस्ट फैमिलियर। अभी तक क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करी मैंने, फिर उसके बाद में कोल्ड वॉर की बात करी, तो जो यूएसएसआर वाला पार्ट था, मतलब जो रशिया वाला पार्ट था, वो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं था। बट बाद में डिसइंटीग्रेट होने के बाद यूएसएसआर के वो मैक्सिमम जो कंट्रीज उससे डिसइंटीग्रेट हुई ईस्ट साइड वाली, वो सारी की सारी किसका मेंबर बन गई, यूनाइटेड नेशंस की। तो पहले कम थे, 51 थे, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। बस इतना याद रखो, अननेसेसरी ज़्यादा नहीं। अभी करंटली 193 मेंबर्स हैं। टोटल वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज़ हैं बताइएगा मुझे। इसके बाद में इनका मेन मकसद जो है, मेन काम है, वो यही है कि आप जनरल असेंबली के थ्रू और सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू, सोशल एंड इकोनॉमिकल काउंसिल्स के थ्रू, और जो दूसरी बॉडीज़ एंड कमिटीज़ हैं उसके थ्रू जो भी आप अपने थॉट्स हैं, जो भी आप अपने व्यूज़ हैं किसी एक मुद्दे पर, वो एक्सप्रेस कर सकें। यूनाइटेड नेशन एक ऐसा प्लेस है अर्थ पर जहाँ पे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी नेशंस हैं, वो सारे एक साथ आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और कोई कॉमन सा एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और मेन इनका मकसद यही है कि वर्ल्ड के अंदर हमेशा एक दूसरे की सपोर्ट रहते रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म किया जा सके, पीस मेंटेन की जा सके, साथ ही किसी भी तरीके से ह्यूमन डिजास्टर ना हो। ठीक है, जैसे हमने हिरोशिमा नागासाकी पर देखा था, लिटिल बॉय और फैट मैन, 2 बम गिरे थे। एक गिरा था हिरोशिमा पर, जो बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो बम गिरा था नागासाकी पर था वो था फैट मैन। आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस की किताब में। ठीक है, तो फैट मैन और लिटिल बॉय दोनों याद रखें। देयर आर मैनी वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अफेक्ट आवर लाइफ एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि जो ये काम करते हैं। जैसे हमेशा अगर आप इनके बारे में देखेंगे तो इन ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीके को देखेंगे तो इनका मेन इशू जो रहते हैं जिसके लिए काम करते हैं वो ये है कि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, डिजास्टर आता है तो उसका रिलीफ हो, रेफ्यूजीज आए तो उनका प्रोटेक्शन हो, टेररिज्म को ख़त्म किया जा सके, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की जा सके। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कॉमन है, जैसे जेंडर इक्वालिटी। वर्ल्ड के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे फीमेल को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता या उतना वैल्यू नहीं मिल पाता जितने की वो हकदार है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स की बात होती है। ह्यूमन राइट्स भी, जैसे आपको मैंने बताया, कश्मीर के अंदर हमने जब 370 हटाई थी तो उसके बाद में बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान ने जाके यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट्स का हवाला देते हुए हमारे अगेंस्ट में कंप्लेन की थी। हालांकि फ़र्क कुछ ज़्यादा पड़ता नहीं है, बट फिर भी। इसके अलावा इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं हमेशा, इंटरनेशनल हेल्थ की बात करते हैं, और भी ऐसी जैसे साफ़ पीने का पानी है, कोई खाने का फूड का कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी कहीं ना कहीं ये सारे जो कंट्रीज़ हैं मिल करके सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका की कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, या फिर पेट्रोलियम वहाँ नहीं है, या डेवलपमेंट का कोई भी रास्ता नहीं है, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके उनकी हमेशा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, बार बार घूम के वही सारी चीज़ें आएंगी, और CUT एग्जामिनेशन के अंदर आपसे कुछ इस तरह का डिटेल या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो अपन इस वाले पॉइंट को स्किप करते हैं। आ जाइए 4 मेजर पिलर्स के बारे में बात करते हैं जो ऊपर मैंने आपको दिखाया। वो 4 मेजर पिलर्स क्या हैं, लेट्स डिस्कस। पहला है पीस एंड सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स, तो इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल है।
सिक्योरिटी काउंसिल का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है इसके अंदर, एक जनरल असेंबली का और एक सिक्योरिटी काउंसिल का। तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है, इसका मेन ऑर्गन है ये, और ये रिस्पॉन्सिबल है पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, चार्टर का मतलब क्या होता है, चार्टर का मतलब होता है जिसमें ह्यूमन राइट्स मेंशन होते हैं, ठीक है। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च है और दूसरे हाथ में एक बुक है, तो वो जो बुक है ना उसको चार्टर कहते हैं अपन। चार्टर में क्या लिखा होता है, बेसिकली राइट्स लिखे होते हैं मैन एंड वुमेन के। तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है इसके अंदर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, जो इंसानों की डिग्निटी और ह्यूमन का जो वैल्यू है उसको एक्सप्लेन करते हैं। रूल ऑफ लॉ हमेशा याद रखें, सॉरी, रूल ऑफ लॉ के अंदर क्या है, थोड़ा सा हाथ काम करता नहीं ना, तो अभी थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, गिर जाता है, इग्नोर करो, कोई बात नहीं। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है बेटा, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि हमेशा किसी भी एक कंट्री के अंदर हमेशा जो कानून होना चाहिए, जो वहाँ पर सत्ता होनी चाहिए, वो इस तरह से नहीं हो कि कोई एक अपनी पावर को सुप्रीम यूज़ करे। इसको आप कह सकते हो ऑटोक्रेटिक भी बोल सकते हो, इसको आप सुप्रीम भी बोल सकते हो, या मिसयूज्ड पावर को भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। एक और वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है, मुझे याद आती है, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो रूल ऑफ लॉ हमेशा ये कहता है कि हर एक कंडीशन ऐसी हो जिसमें हर एक व्यक्ति की रेस्पेक्ट बनी रहे, जस्टिस के लिए मौका हो, कोई अपनी पावर को यूज़ ना करे। मुझे वर्ड याद आ रहा है, एब्सोल्यूटिस्ट, आपने पढ़ा होगा एक वर्ड। एब्सोल्यूटिज्म के अंदर एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जहां पे कोई किसी की पावर को चैलेंज करने वाला नहीं होता, तो उसको आप एब्सोल्यूटिस्ट भी कह सकते हो। तो एब्सोल्यूटिस्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड, हमेशा हर एक जगह पर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है। ये तो सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई है। चलिए नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ की फैक्टर, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस में अगर डेवलपमेंट को ध्यान नहीं रखा जाए तो शायद कोई कंट्री उसके साथ जुड़ना नहीं चाहेगी। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये अगर आपसे प्रिंसिपल पूछे, आपसे क्वेश्चन करे कि प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन से हैं, तो दीज आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। टोटल कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, तो टोटल प्रिंसिपल ऑर्गन्स आपके 6 हैं। 6 में बार बार रिपीट होकर के आएगा, आप हर बार पढ़ेंगे जनरल असेंबली, जहां पे बैठ कर के सारे कंट्रीज के लोग या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डिस्कस करते हैं या किसी भी एक ऐसे मुद्दे पर जो कि कॉमनली फेस किया जा रहा है। तो सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोर्ट ऑफ जस्टिस, कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत का, उससे भी अगर कोई डिससेटिस्फाइड है तो एक अपील लास्ट करेगा वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके। सेक्रेटरीट, जैसे हमारे यहाँ सेक्रेटरीट काम करता है। इसके अलावा इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल हो गया और ट्रस्टशिप हो गया, ये बेसिकली डोनेशन वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तो सबको आप जानते होंगे, ठीक है। आ जाइए जनरल असेंबली के ऊपर बात करते हैं। जनरल असेंबली क्या कहती है, जनरल असेंबली आज पढ़ें कल पढ़ते हैं, चलो इसको अपन कल देखते हैं या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में अपन बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।